आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और ये स्पेशल रिपोर्ट वाकई खास है क्योंकि भारत मंडपम के सामने से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। देश का कद, देश का मान G20 होस्ट करके 7वें आसमान पर है और वैसा ही जोश दिल्ली शहर का हाई है। और दिल्ली के बॉस LG BK सक्सेना साहब हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। भारत मंडपम के सामने हम आज मौजूद हैं और भारत के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है। हमने यूं तो बड़े बड़े खेलों के आयोजन कराए हैं सब, लेकिन G20 को होस्ट करना, जो कि विश्व के सबसे विकसित और विकासशील देशों की आवाज है, सबसे बड़ा ग्रुपिंग है, ऐसे में G20 को होस्ट करना दिल्ली वालों के लिए बहुत शान की बात है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आखिरी के ये दिन आपके कैसे बीत रहे हैं? दिल्ली कितनी तैयार है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। अब मात्र 24 घंटे रह गए हैं जब विदेशी मेहमान दिल्ली में आना शुरू हो जाएंगे और हमने हर तरीके की तैयारियां की हैं। जो तैयारियां की हैं उसमें सबसे पहले दिल्ली को क्लीन करना था, ग्रीन करना था, उसकी रोड्स को ठीक करना था, फुटपाथ को ठीक करना था। ये सारे चैलेंजेस थे और 6 महीने पहले इसकी हम लोगों ने तैयारी शुरू की और उसके बाद पिछले 2 महीनों में बहुत मेहनत की और अंजाम आपके सामने है। मैं समझता हूं कि आप ही शायद 10 जज हैं, ये बताएं कि दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। जहां तक विदेशी मेहमानों का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने कहा है कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के लोगों के लिए। हमें अपना कल्चर दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें अपना साहित्य दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें अपने क्विजीन्स को दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें अपने जो हेरिटेज है उनको दिखाने की अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो हमें इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए था, इसलिए हम सब ने मिलकर जी जान लगाकर दिल्ली को चमकाने का काम किया है और हम, जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरीके से तैयार हैं अपने मेहमानों को रिसीव करने के लिए। बिफोर एंड आफ्टर, कई जगहों पर दिल्ली में जाइए सर तो लगता है कि एक बिफोर वाली तस्वीर लगाएं और एक आफ्टर वाली, जैसे मेक ओवर प्लान्स आजकल होते हैं, दिल्ली का उसी अंदाज में कई जगहों पर मेक ओवर कर दिया गया है। जी हाँ। ये क्या था, मतलब आपने हिस्से कैसे चूज किए और किस तरीके से फिर आगे बढ़े आप लोग? क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या प्लान था, या फिर जो रूट रहेगा मेहमानों का वहीं पर किया गया है और कुछ हिस्से अनछुए रह गए? देखिए, 61 रोड्स जो हैं दिल्ली के, जो G20 के लीडर्स टच करने वाले हैं, तो इस वजह से इसका ख्याल रखा गया कि इन 61 रोड्स को पूरी तरीके से चमका दिया गया है और फिर एक एक रोड को विजिट करके ये देखा गया कि इस रोड में कमी क्या है और उस कमी को दूर किया गया। टीम्स बनाई गई, एक एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया गया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते चले गए और आज दिल्ली की सूरत बदल गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कभी कभी मुश्किलें आती हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हमें करना है तो फिर अंजाम आपके सामने आ जाए। कोई चैलेंज वाकई था क्या? कुछ चुनौतियां क्या क्या थी? क्योंकि ये एक ऐसा शहर है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन शहर, देश भर से आए हुए लोग, और हमेशा अपनी रफ्तार में दिल्ली चलती रहती है। ऐसे में आपको बिना लोगों को परेशान किए ज्यादा आपको ये पूरा मेकओवर भी करना था। चैलेंजेस क्या थे सबसे? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत थे। दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स सिटी है। हाँ। मैं हमेशा से कहता हूँ कॉम्प्लेक्स सिटी है। यहाँ मल्टीपल एजेंसीज हैं, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, हर तरीके से वो साइलोज में काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात भी नहीं करता है। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये सबसे एब्सोल्युटली बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारी एजेंसीज। मैं आपको नाम गिनाता हूँ। जैसे मान लीजिए NDMC, DDA, PWD, NHAI, CPWD, MCD, यूं समझिए जल बोर्ड भी है उसके अंदर, कैंटोनमेंट बोर्ड, कितने सारे लोग इसके अंदर जो हैं अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। एयरफोर्स भी इसके अंदर है, एक एरिया जो है एयरफोर्स का भी है। तो इतने सारे लोग हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो इतने सारे लोग, इतनी सारी डिपार्टमेंट्स, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर काम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हम लोगों ने कोशिश की। और मुझे खुशी इस बात को आपसे कहने में कि हर डिपार्टमेंट ने
इसमें अपने को झोंक दिया और जिस तरीके से काम किया है, अगर वो नहीं करते तो शायद ये रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए भारत में, तो उन्होंने देखा कि भाई आप अंग्रेजों के जुल्म तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ हमें देश को आज़ादी दिलानी है। उन्होंने ठान लिया और एक कहावत है कि यदि कोई व्यक्ति अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है तो एक मात्र जुगनू भी सारे अंधकार को हर लेता है। वही हुआ, सारे लोग जुड़ गए और कारवां बढ़ता चला गया, दिल्ली चमक गया। अब आप देख लिए इस वक्त किस तरीके से जो छिड़काव हो रहा है दिल्ली के रोड्स के ऊपर, इन पेड़ों को पानी दिया जा रहा है। कभी किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी जो आज सब कुछ हो रहा है। तो मेरा अपना ये कहना है कि आपने अगर डिसाइड कर लिया है, आपके अंदर कन्विक्शन है कब करने का, सब कुछ हो सकता है। अभी भी जहां मौजूद है, अगर हम दिखाएं, यहाँ पर नटराज की भव्य मूर्ति जो लगाई गई है, क्या कोई बहुत सारी कलाकृतियां पूरे अलग अलग जगहों पे, क्या एक कोई सेंट्रल थीम है? क्या भारत की संस्कृति, एक पेंटिंग्स जितनी हम देख रहे हैं दीवारों पर, सब कहीं पर मधुबनी आर्ट है, कहीं पर मध्य प्रदेश का ट्राइबल आर्ट है, कहीं पर छत्तीसगढ़ का है, ये जो थीम है ये किस तरह से डिसाइड? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है ये वास्तव में बहुत सुंदर सवाल है। वो इस वजह से कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर लायंस लगे हुए हैं, फाउंटेन्स लगे हुए हैं, हॉर्सेस की स्टैचूज लगी हुई हैं, यक्षिणी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। हर चीज़ की एक थीम है, हर चीज़ को सोच समझ के लगाया गया है। अब जैसे मैं अगर शेरों की बात करूं, लायंस की बात करूं, भारत इस वक्त एक मजबूत देश है। शेर जो है अपनी मजबूती का प्रतीक, हॉर्सेस को लगाया गया है। हॉर्सेस प्रतीक हैं स्पीड के। तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की गति शक्ति जो स्कीम है वो कितनी पावरफुल स्कीम है। तो हमारे पास इस वक्त गति भी है, शक्ति भी है। देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत हो रहा है, तो हमें उसको दिखाने की जरूरत थी। आपने यक्षिणी की मूर्तियों को देखा होगा। यक्षिणी वो मूर्तियां हैं जो राजा कुबेर हुआ करते थे, जो उनके धन की जो रक्षा किया करती थी, ये यक्षिणियां किया करती थी। आज हमारा देश धनवान भी हो रहा है, तो उनको जानबूझ के लगाया गया है कि इस धन को और जो समृद्धि हमने हासिल की है उनको किस तरीके से ये यक्षिणियां जो हैं संभाल के रख रही हैं, सजो के रख रही हैं। एक एक चीज़ को देखा गया। अब जैसे फाउंटेन्स को लगाया गया, पानी एक ऐसी चीज़ है जब किसी के सामने से गुजरता है उसको एक सूदिंग इफेक्ट आता है। लोग, मैंने देखा है कि फुब्बारों के नीचे बैठे हुए सेल्फी लेते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए खास तौर से उनको लगाया गया। दूसरी बात यह है कि जितने भी फाउंटेन्स चल रहे हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, उससे एक ठंडी हवा भी आती है। तो हर चीज़ को बहुत सोच कर लगाया गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि रैंडम कर दी गई है। और इस तरीके का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, सिलसिला जारी रहेगा क्या? यही मेरा अगला प्रश्न भी था कि क्या अब हम शॉर्ट नोटिस पर और भी इवेंट्स को होस्ट करने के लिए दिल्ली में तैयार हैं? मेरा सवाल ये है सर आपसे कि क्या एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? क्योंकि मन में कई बार ये लगता है कि अभी G20 है, तब तक खूब हमने मेकओवर कर दिया, सजा दिया, फिर बाद में क्या बैक टू वही नॉर्मलसी हो जाएगी कि हम देखेंगे अभी तो सड़कें भी चमचमा रही हैं सर, जो सेंट्रल वर्ज की लाइंस हैं वो भी चमचम कर रही है। क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे पोस्ट G20? बिल्कुल कर पाएंगे। और मैंने जितने भी एसेट्स अभी तक दिल्ली के अंदर क्रिएट किए हैं वो परमानेंट एसेट्स हैं। वो ऐसे एसेट्स नहीं हैं कि G20 हो जाने के बाद उसको हटा दिया जाएगा। मेरा शुरू से ये मानना था दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ के लोग बेटर डिजर्व करते हैं। उनको टूटी सड़कें, टूटे फुटपाथ, टूटे हुए सेंट्रल वर्ज, गंदगी से निजात दिलाने की जरूरत है और इसके लिए हम काम करते रहेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जितने भी फाउंटेन्स लगाए गए हैं, जितनी भी मूर्तियाँ लगाई गई हैं, इनको मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं कि इनको आपको जो है रिटेन करना है, मेंटेन करना है। ये ऐसा नहीं है कि G20 होने के बाद उसमें कीचड़ हो जाए या वो बंद हो जाए, उनको मेंटेन किया जाएगा। रोड्स जो आज बनाए गए हैं, इतना माइन्यूटली एक एक चीज़ को देखा गया, शायद आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग जब रोड के ऊपर विजिट करते थे, रुकते थे, देखते थे कि किस रोड में क्या लेवल है उसका। जब कारकेट्स आएंगे तो उनको क्या जर्क लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखा गया। अभी मैं जब आ ही रहा था तो NHAI के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर इस रोड को जब आपने कल विजिट किया था उसमें कुछ जर्क्स आ रहे थे,
उसमें ब्लैक टॉपिंग हो गई है, ये इसका वीडियो है। इस तरीके की मॉनिटरिंग हम लोगों ने की है, तब आज इसका ये रिजल्ट है। शोकेस कर रहा है ना, दिल्ली पूरे देश को एक तरह से शोकेस बिल्कुल। बन के आज खड़ा है। लेकिन हम लोग जिस हिस्से में अभी खड़े हैं, जी हाँ। नई दिल्ली का पूरा इलाका, यहाँ पर भारत मंडपम, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट, जी। और फिर पुरानी दिल्ली। जी हाँ। क्या वहां पर भी इसी तरह से कायाकल्प किया गया है? क्या वहां की क्या स्थिति है? क्या बाकी हिस्से जो दिल्ली के, वो शिकायत करेंगे कि सक्सेना साहब इधर भी आ जाएं थोड़ा, क्योंकि भारत मंडपम यहाँ पर है, नई दिल्ली का इलाका, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक का रास्ता तो ठीक है, लेकिन बाकी दिल्ली कब तक इंतजार करेगी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बात का ख्याल रखा गया है कि दिल्ली और इलाकों को भी टच किया जाए। दिल्ली गेट ऐतिहासिक गेट है। एक्चुअली वो वही गेट है जहाँ से दिल्ली में आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन आज उसको हम लोगों ने बदल दिया है। पूरी तरीके से मेकओवर हो गया, फाउंटेन्स लगे हुए, स्टैचूज लगी हुई हैं और वो चमक रहा है, बड़ी बड़ी लाइट्स लगा दी गई हैं। इसको बहुत पहले करने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर आप राजघाट जाएं, राजघाट बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है दिल्ली का, जहाँ सारे हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, और वैसे भी जब कभी भी कोई हेड ऑफ स्टेट आता है तो राजघाट जाता है, उसको भी हम लोगों ने चेंज कर दिया। वहाँ पर भी फाउंटेन्स लगाए गए हैं, स्टैचूज लगाई जा रही हैं, तो पूरा बदला जा रहा है। जो आपका एक सवाल था कि क्या दिल्ली के और इलाकों में भी ऐसा काम होगा, बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ, और हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि 16 सितंबर से हमारी टीम इसी जज्बे के साथ सिटी के अंदर काम करने वाली है, और हम एक एक रोड को लेंगे और एक रोड को चमकाते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब दिल्ली रुकने वाला नहीं है। मतलब इसके लिए कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि G20 इस बार मान लीजिए ईस्ट दिल्ली में हो रहा है, वेस्ट दिल्ली में हो रहा है, तभी वॉर फुटिंग पे उस तरह का काम होगा। देखिए, दिल्ली हमेशा किसी भी इवेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली नेशनल कैपिटल है हमारी। एक हफ्ते के नोटिस पर यहाँ बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो जाना चाहिए। दिल्ली को इतना रेडी होने की जरूरत है, और ये हम लोगों ने 6 महीने में किया या 2 महीने में किया, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी ये कह रहा हूँ कि हम दिल्ली में ये जो हमने काम की छड़ी लगाई है, जिस तरीके से काम को शुरू किया है, ये बंद नहीं होगा। अब बात जरा ट्रैफिक की करते हैं। जी हाँ। ट्रैफिक एक रियल मेनेस है दिल्ली वालों के लिए। कई जगहों पर बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। पहले तो 8, 9 और 10, क्या ये 3 दिनों के लिए दिल्ली को आप बंद करने वाले हैं? क्या लोगों को घर के अंदर रहना है? क्या आप संदेश देंगे दिल्ली वालों के लिए? 8, 9 और 10 को लेकर कई लोगों के मन में हुआ, हालांकि दिल्ली सरकार ने पहले ऐलान कर दिया है कि स्कूल वगैरह बंद रहे। देखिए, मैं कई बार ये बात को कह चुका हूँ कि कोई लॉकडाउन जैसा वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई लॉकडाउन होने वाला नहीं है। सिर्फ नई दिल्ली का एक इलाका है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, केवल नई दिल्ली का इलाका है, और वो होटल्स के एरिया जहाँ पर G20 के गेस्ट रुकने वाले हैं। उसके अलावा दिल्ली खुली हुई है, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं होने वाली है। मेट्रोज खुली हुई हैं, दिल्ली का और पार्ट्स हैं वो खुले हुए हैं, लोग आएंगे जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। तमाम स्टेशंस पर भी मेट्रोज रुक रहे हैं? बिल्कुल रुक रहे। सिर्फ 2 स्टेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, अदरवाइज सारे स्टेशंस जो हैं खुले दिए जाएंगे। तो मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों को स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन हो गया है। कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा है। आप सच हैं, आप घूमें, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन एक छोटे से इलाके को ही रिस्ट्रिक्ट किया गया। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूँगा, ये दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। इतनी बड़ी इंसिडेंट यहाँ होने वाली है। दिल्ली के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो हमें अगर थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है, 1 या 2%, तो हमें उसे सहना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, जैसे आपसे पहले भी कहा, और इसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। सुरक्षा के मुद्दे पर अब आते हैं। सिक्योरिटी न सिर्फ जो नेशनल हेड्स आ रहे हैं, नेशन हेड्स, बल्कि पूरी दिल्ली में कैसे व्यवस्थित हो सुरक्षा के इंतजाम तमाम, उन सब पर क्या जानकारी आप देंगे? देखिए, सुरक्षा के जो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस के इसकी जिम्मेदारी है, और दिल्ली पुलिस ने जो और भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उन सबको रोपिन किया हुआ है, और बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ सारे काम हो रहे हैं। एक एक चीज़ पर ध्यान रखा जा रहा है, चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र है। किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जहाँ तक हमारे हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको निभाया जाता है, उनके उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको सुरक्षा
मुहैया कराई गई है और हर तरीके से हम तैयार हैं। और दिल्ली, मैं ये कहूँगा कि दोनों हाथ ओपन करके अब G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कई बार ऐसा लगता है जब आपके घर में आयोजन हो तो सबसे ज्यादा नर्वस घर का मुखिया होता है। जी हाँ, दिल्ली एलजी हैं आप यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर आपके लिए ये नर्वस मोमेंट्स है या आपको बहुत गर्व हो रहा है कि अब आ जाए, जो होना है सब तैयार है हम लोग और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं नर्वस हूँ। हाँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं हम सफल होंगे उसमें। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि जो मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं दिल्ली में वो खुश होके जाएंगे, एक दिल्ली का बहुत सुंदर रूप देख के जाएंगे, दिल्ली की खुशबू को लेके जाएंगे। जब वो यहाँ से अपने देश वापस जाएंगे तो कहेंगे कि वास्तव में हिंदुस्तान से जैसा कोई देश नहीं है। यहाँ की कैपिटल ने हमारी जो मेहमान नवाजी की है उसका भी कोई जवाब नहीं। इस बार एलजी साहब G20 के जितने भी इससे पहले हुए हैं, चाहे वो इंडोनेशिया में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, जो मेन कैपिटल सिटी है वहीं पर पूरा फोकस रहता था। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से ईटानगर से लेकर अहमदाबाद, श्रीनगर से लेकर दक्षिण के कई शहरों में हर जगह पर कराया। एक सोच इसके पीछे थी कि पूरी भारत की संस्कृति को हम विदेशों के सामने रिप्रेजेंट करें। वो जो पूरा थीम रहा है G20 का, या फिर जब भी फॉरेन डिग्नेटरीज आती थी उनके साथ आपका इंटरेक्शन, उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, आपने खुद ही कह दिया, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। जो देश है वो पूरे देश का विकास होना चाहिए। G20 की मीटिंग जिस स्टेट में हुई, आप देखिए उस सिटी का बदलाव कितना हो गया, पूरा मेकओवर हो गया। तो ये एक नया मैसेज गया है। दूसरी बात ये, वहाँ के होटल्स को बिजनेस मिला, वहाँ के लोकल लोगों को बिजनेस मिला, क्योंकि वो लोग शॉपिंग के लिए गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो ये सोच प्रधानमंत्री की है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसा ना हो कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही सारा डेवलपमेंट हो जाए और स्टेट जो है उससे अछूते रह जाए। तो इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ये सोचा कि हमको G20 की और जो साइडलाइंस की जो मीटिंग्स हैं उनको अलग अलग स्टेट्स में करना है, अलग अलग सिटीज़ के अंदर करना है। और वास्तव में इसका एक बहुत पॉजिटिव असर हुआ है। और जो विदेशी मेहमान आए उन्होंने दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग कोनों में जाकर ये देखा कि वास्तव में देश कितना अद्भुत है, यहाँ कितने सुंदर लोग हैं, यहाँ कितनी शानदार सिटीज़ हैं। तो वो हमारे कल्चर से भी रूबरू हुए। तो ये एक बहुत शानदार निर्णय था प्रधानमंत्री जी का और उसका बहुत असर हुआ पूरे देश के अंदर। हालांकि ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स का, लेकिन दिल्ली सरकार अपने तरीके से काम कर रही थी, आप भी कर रहे थे। समन्वय बिठाना क्या चैलेंज था? कई जगहों पर हमने देखा। मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि समन्वय बैठाना एक चैलेंज होता है, क्योंकि दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स सिटी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमारा समय जो है वो उन सब बातों का नहीं है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, सारे विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा सिर्फ एम एक ही है कि जो मेहमान हमारे देश में आ रहे हैं, जो हमारे नेशनल कैपिटल में आ रहे हैं, वो यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर यहाँ से जाएं। किस स्तर पर, किस लेयर्स में और कहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट रहा इस पूरे प्रोसेस में, जो दिल्ली को बेहतर करने के लिए किन एजेंसीज के साथ मिलकर क्या क्या आपने किया है? अगर पूरा सफर आप बताएं, कितने दिनों में? देखिए, पिछले 2 महीनों में मैंने लगभग 60 दिनों के अंदर अगर मैं कहूँ तो करीब 54 टाइम्स मैंने रोड के दौरे किए हैं। एक एक रोड पर मैंने करीब 5-6 किलोमीटर हमारे अधिकारियों के साथ चला है। एक एक रोड को हमने ये देखा है कि कहाँ फुटपाथ टूटा हुआ है, कहाँ रोड रिपेयर मांगता है, कहाँ सेंट्रल वेज खराब है, कहाँ पॉट्स रखने की ज़रूरत है। एक एक चीज़ की मैपिंग की गई है। पहले मैपिंग की गई और उसके बाद उसको तैयारी की गई। 6 लाख गमलों का सिटी के अंदर लगाना ये कोई साधारण काम नहीं है। 6 लाख गमले 6 लाख गमले और 50,000 गमले इस वक्त हमारे पास रिजर्व में रखे हुए हैं कि अगर कोई गमला सूख जाता है या कोई टूट जाता है या कोई उठा के उसको ले जाता है तो हम उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर देंगे। तो इस लेवल पर तैयारी की गई है और मैंने कहा कि एक एक इंच को नापा गया है। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूँ कि एक एक इंच को नापा गया है। उसके बाद हमने जो है सिटी को चमकाया है। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर अधिकारी ने, हमारी पूरी फोर्स ने बहुत मेहनत से काम किया है। इसमें राजस्थान, उड़ीसा के वो आर्टिजन्स भी आए जिन्होंने स्टैचूज को लगाया।
अब देखिए किस लेवल पे काम हुआ है, और 2 महीने के अंदर हमने जो मेजर काम है, आपको जितने भी फाउंटेन्स देख रही हैं, जितने भी स्टैचूज देख रही हैं, ये सब 2 महीने के अंदर लगाए हैं। ये 2 महीने में सिर्फ पूरा 2 महीने काम के हुआ। अंदर ये लगे हैं। पत्थर के भी बहुत सारे फाउंटेन्स इंडिया हाँ। गेट के भी चारों तरफ लगाए जी गए हाँ। हैं। वो उस हिस्से पे भी लगा वो 2 महीने के अंदर लगे हैं। पूरा मेकओवर जो हुआ है वो 2 महीने के अंदर हुआ है। प्लानिंग हमने जरूर 6 महीने पहले की थी। जैसे 6 लाख गमलों की प्लानिंग हमने 6 महीने पहले की थी कि हमको कितने गमले जरूरत होंगे, किस किस डिपार्टमेंट से लेने होंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे। अभी जैसे मैं लौट कर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक पैच जो है थोड़ा सा वीक है। मैंने तुरंत मैसेज किया और अभी ट्रक जो है गमला लेकर निकल गया है और वहाँ लगाने के लिए। तो जब आप इस तरीके का कोऑर्डिनेशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बात और भी कहूँगा कि जिस तरीके से टीम वर्क हुआ है वो अपने में अद्भुत है। वो मेरा भी मैं कहूँगा कि ऐसा अनुभव हुआ है मैंने जिसकी कल्पना नहीं की। तो एक कहते हैं कि डेवलपमेंट की बयार आ गई है दिल्ली के अंदर और हमें इस बयार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये चलेगी ना आने वाले और दिनों में? आने वाले एलजी साहब, सब दिल्ली वाले यही सोच रहे होंगे। मैं तो बार बार सोच रही हूँ उन हिस्सों की जो इंतजार में बैठे हैं, उनको लग रहा होगा कि आने वाले वक्त में क्या यहाँ तक भी ये पूरा मैं आपके माध्यम से उनको एश्योर कर रहा हूँ हाँ। कि ये बयार जो निकल पड़ी है ये आगे भी चलती रहेगी। हम हाँ। इसे रोकेंगे भी नहीं, हाँ। चाहे कितनी भी मुश्किल है। उसका रोड मैप तैयार है आपके पास? बिल्कुल तैयार है। मैंने आपसे कहा कि हमारा 16 से जो प्लान है वो हम रिंग रोड को ले रहे हैं और हमारे पास इस वक्त बहुत आर्टिफैक्ट्स आके रखे हुए हैं, फाउंटेन्स आके रखे हुए हैं जिन्हें हमें लगाना है क्योंकि इस वक्त समय नहीं था लगाने का। और हम जैसे ही 16 तारीख के बाद हमने जगह उनकी डिसाइड कर ली है और उसका काम शुरू हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से काम हो रहा है और आगे हमारी गाड़ी बढ़ती दूसरी चली एक जा रही है। सबसे दिलचस्प चीज जो आम दिल्ली वालों के लिए सर, कि वो अभी देख रहे हैं कि जितने इलीगल एनक्रोचमेंट है वो सब हटा दिए गए। क्या इस तरह के ड्राइव्स और भी चलेंगे बाकी दिल्ली के हिस्सों में? और बिल्कुल चलेंगे। मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आती हैं कि यहाँ इंक्रोचमेंट हो गया है, वहाँ इंक्रोचमेंट हो गया है, चलना मुश्किल हो गया, वो सबसे बड़ी दिक्कत है दिल्ली। फुटपाथ पे आप नहीं चल सकते हैं। ये अभी जो ड्राइव आपने देखी तो ड्राइव चली थी, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने ये ड्राइव जारी रखी है। बहुत सारे मार्केट्स हमने क्लीन कर दिए हैं। लोग बहुत खुश हैं इस बात से और ये नहीं होना चाहिए। फुटपाथ के लिए बना हुआ है, वहाँ पर चलने के लिए ही उसे यूज करना चाहिए, किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे जिस तरीके से कहा था कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। बहुत सारी ऐसी जगह थी फुटपाथ पर जहाँ कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था या कोई बीच में पेड़ आ रहा था। मुझे जब बताया गया कि 2017-2015 में इसकी फाइल चली और अभी तक खड़ा हुआ है ये पेड़, तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ और उसके बाद उनको हटाया गया, रोड को ठीक किया गया और चल रहा है। मैं एक का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2015-2017 में फाइल चल रही है और आज हम 2023 में हैं तो अभी पेड़ के बीच में उसको हटाने का कोई साधन नहीं। रोड के बीच में वो पेड़ खड़ा हुआ है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो उन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली टेकअप किया हुआ है, वो चाहे ये न्यू दिल्ली का इलाका हो या दूसरे इलाके हों। और आज शायद उसका ये रिजल्ट है कि कहीं कहीं पर जो ट्रैफिक जाम हुआ करता था उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। वो इंक्रोचमेंट्स हटे ही रहेंगे, जी। माने वापस उसको बिल्कुल हटे रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंक्रोचमेंट्स अब आने ना पाए। अब एक बार आपकी टीम किस तरह से काम करती है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि 6 लाख गमलों की हम लोगों ने प्लानिंग की। जाहिर तौर पर आपने आर्किटेक्ट्स लिए होंगे कि कहाँ पर क्या फाउंटेन लगाना है, क्या फिजिबिलिटी है, कहाँ पर पानी लगा के हम फाउंटेन लगा सकते हैं, किन वॉल्स पे किस तरह की पेंटिंग करनी है। इन सबको लेकर किस तरह से आपने टीम्स को डिप्लॉय किया और कैसे प्लानिंग? देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोग बैठे तो हमारे साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के हेड्स थे और कुछ आइडियाज़ हमने दिए कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर पॉट्स जो हैं, फ्लावर पॉट्स लगाए जाएं। मैं आपको बड़ी शानदार इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। हमारे ऑफिसर्स में इमीडिएटली उन्होंने कहा कि साहब ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप गमले लगाएंगे तो उनको लोग उठा ले जाएंगे, तोड़ देंगे, चोरी हो जाएंगे, हमें नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा कि भाई जो सेंट्रल वर्ज है या साइड की जो कच्ची जगह हैं वहाँ पर हमको फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। तो बताया कि नहीं साहब, अगर हम ये लगाएंगे तो गाय खाई जाएगी,
बंदर उखाड़ के उसको ले जाएगा। तो जितनी निगेटिविटी हो सकती थी वो सारी चीजें बताई गई। लेकिन मैंने कहा कि नथिंग डूइंग, गमला अगर चुरा कर कोई ले भी जाएगा तो अपने घर में गमला ही तो लगाएगा, ये तो नहीं कर सकता कि उसका खाना बनाएगा, कोई बात नहीं। और आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने में कि 6.25 लाख के आसपास जो गमले लगे हैं, शायद 20-22 गमले जो हैं जो कोई उठा कर लेकर गया, 6.25 लाख के। तो लोगों ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो ये देखें कि सारे गमले लगे हुए हैं और हमने ये गलती की है, तो अपने आप वहां पर रख के चले जाए। हमें पब्लिक को समझाने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। और आज हम लोगों ने इतनी जगहों पर इतने शानदार पेड़ लगाए हैं, कोई उखाड़ के लेकर गया, सीधे तोड़ा नहीं। तो हम अपने आप अपना मन बना के, मैंने आपसे कहा, पहले ही कहा था कि इतना कॉम्प्लेक्स सिटी है, यहाँ पर कोई काम करना ही नहीं चाहता था, और आपको अगर काम कराना है तो धक्का लगाना पड़ा। लेकिन आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वही लोग जो ये कहते थे कि साहब ये नहीं हो सकता, आज ये कहते हैं कि साहब ये हो सकता है, और हमको इसको आप बताइए कि कैसे करना है। ठीक है। इससे पहले सर कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ इसी राजधानी में, तब भी कई सारी नई मतलब फुट ओवर ब्रिजेस, इस तरह के और भी बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ था। उस बार में और इस बार के G20 के आयोजन में दिल्ली को लेकर जो भी बदलाव किए गए, क्या अंतर है कॉमनवेल्थ और G20? देखिए, कॉमनवेल्थ में जो कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े गए थे, उसमें जैसे ब्रिजेस थे, फ्लाईओवर्स बनाए गए थे, और उसकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। जहां G20 की जो प्लानिंग है वो बहुत शॉर्ट प्लानिंग है, पीरियड हमारे पास बहुत कम था। फ्लाईओवर अगर आपको बनाना है तो 1.5 साल लगता है, फुट ओवर ब्रिज बनाना है तो कम से कम साल भर लगता है। तो यहाँ इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं की गई है। यहाँ जो है, हमारा जो टास्क यहाँ पर जो था, सिटी को ब्यूटीफाई करना था, सिटी का मेकओवर करना था, ब्यूटिफिकेशन करना था, उसको चेंज करना था, और उस काम को हम लोगों ने जो है शॉर्ट पीरियड के अंदर कर दिया। और आज जो ये हुआ है, ये औरों के लिए भी एग्जाम्पल है कि संभव है। अगर आप चाहें, आप ठान लें कि हमें ये काम करना है, तो बिल्कुल होके रहेगा, और फिर सब उससे जुड़ते चले जाते हैं। सर, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो एम्बुलेंस यहाँ से गई, इसी से मुझे ये प्रश्न मन में आया कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो किन किन के लिए स्पेशल उस समय में कंसेशन रहेगा, अगर एसेंशियल सब जैसे एम्बुलेंस हो, मीडिया के लोग हो, या फिर किन के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं अगर उनकी आवाजाही पर कोई दिक्कत? देखिए, एसेंशियल सर्विसेज को कहीं रोका नहीं गया है। एम्बुलेंसेज अगर आ रही हैं, जा रही हैं, तो उनको कहीं रोका नहीं जाएगा। इवन उन इलाकों में जहां पर G20 के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, हाँ, उनको ये कहा गया कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए और आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिनका घर इस आसपास के पूरे इलाके में है, अपना आई कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद उनका मूवमेंट सरकारी कॉलोनियां है, वो सब आई कार्ड दिखा के अपना आई कार्ड दिखाएंगे और आएंगे जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तो पहली बार की आवाजाही कैसे, अगर कार्स इस अंदाज में निकलने लगी? देखिए, ऐसा है कि उस जगह पर ही रुका जाएगा जब कारकेट्स निकल रहे हैं, उसके बाद फिर आना जाने में कोई रुकावट ही नहीं है, तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है। आज भी अगर कोई कारकेट निकलता है तो ट्रैफिक तो रोका ही जाता है, उसमें भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद दिल्ली में पहली दफा इस तरीके से G20 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि जहाँ रिस्ट्रिक्शंस ना के बराबर है। मैं आपको जापान का जो है एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब टोक्यो में G20 हुआ था तो उन्होंने स्पेशल लॉ लगाकर पूरे टोक्यो को सील कर दिया था। यहाँ तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं। मीडिया के लोगों के पास उनके पासेस होंगे, वो आएंगे और जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हमें जी पूरी कर लीजिए अपनी बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दिल्ली वालों को ये कहना चाहते हैं कि आप रिस्ट्रिक्शंस जो हैं बहुत लिमिटेड जगह पर हैं, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरा दिल्ली एक तरीके से खुला हुआ है, तो छोटे से इलाके से बहुत इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सबसे ज्यादा मुझे लगता है पालम वाला जो रोड है, वहां से निकल के पूरा जो आता है, उसको उस पर सबसे ज्यादा आपका जोर रहा है क्या, ब्यूटिफिकेशन की नजर से देखें? ऐसा नहीं है, दिल्ली के सभी इलाकों में जहाँ ये हेड्स ऑफ स्टेट वहीं से लैंड करके और आने वाले हैं। जो आपने कहा है उसमें कोई शक नहीं है कि वो इलाका है जहाँ पर सारे हेड ऑफ स्टेट्स लैंड करेंगे और वहीं से मूव करेंगे। तो इसलिए वो बहुत जरूरी था कि उस इलाके जहाँ फर्स्ट इम्प्रेशन होने वाला है, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, तो हम लोगों की कोशिश थी कि उसको हम कैसे बदलें। वो भी मैं आपसे कहूँगा कि 2 महीने के अंदर वहाँ फाउंटेन्स लगाए गए हैं, मूर्तियाँ लगाई गई हैं, गार्डन्स डेवलप कर दिए गए हैं, और आज वो इलाका पूरा का पूरा अद्भुत हो गया है।
आपको ये भी मैं कहूँगा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट बहुत ज़्यादा था, पार्क्स भरे पड़े थे, इससे उन सबको साफ किया गया और उसके बाद उनको पार्क में कन्वर्ट किया गया। एयरफोर्स ने उसमें हमारा बहुत साथ दिया, कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमारा बहुत साथ दिया, MES ने हमारा साथ दिया, हम सब ने मिलकर उसको पूरा कर दिया। दिल्ली के LG के तौर पर आप क्या संदेश देंगे जाते जाते दिल्ली वासियों के लिए, 8th, 9th, 10th के लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो दिल्ली वालों से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको भारत के प्रधानमंत्री जी ने दी है और हमें इसे जो है बहुत अच्छे से लेने की ज़रूरत है। दिल्ली में जो ये जश्न होने वाला है, ये जश्न 3 दिन का है। यहाँ रिस्ट्रिक्शंस एक छोटे से इलाके के अंदर हैं, पूरा दिल्ली बंद नहीं किया गया है और जो छोटा सा इलाका है उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो 3 दिन की हम लोगों ने आपको छुट्टी दी है उसको एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, या आप घर पे बैठकर देखिए कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, कैसे बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, कैसे राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं जा रहे हैं। ये देखने का ही एक अनुभव है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका VK सक्सेना साहब, आज तक पर आने के लिए। दिल्ली के LG जिन्होंने तमाम जानकारियां दी, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पूरी तरह से बंद नहीं है। जी, जिन हिस्सों में राष्ट्राध्यक्षों का मूवमेंट होगा वहां पर उनके कैवलकेड जाने के वक्त पर रूट लगेगा, तब वहां पर ट्रैफिक को रोका जाएगा। दूसरा, वो प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि दिल्ली जिस तरह से इस हिस्से में चमक रही है वो बाकी हिस्सों में भी चमकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद एक और प्रॉमिस आपका ये है कि मेंटेनेंस इसी तरह से होता रहेगा। बिल्कुल, मैंने मतलब कुछ दिनों बाद जब हम आएंगे तो ये फाउंटेन्स का पानी सूखा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, फाउंटेन्स चलेंगे, उसी तरीके से गमले पौधे सब कुछ ये साफ सफाई होती रहेगी। बिल्कुल। इलीगल एनक्रोचमेंट पर सबसे ज्यादा बड़ा वादा आपसे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा है कि इंक्रोचमेंट्स को हटाना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है और उस पर हम काम करते रहेंगे। उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, कभी कभी वो पॉलिटिकल इश्यूज भी बनते हैं, कभी लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं, हम कोर्ट में भी जाकर उनको फाइट करते हैं, लेकिन हम इस काम को जारी रखेंगे। दिल्ली को मुझे क्लीन ग्रीन एक स्वच्छ दिल्ली देना है यहाँ के लोगों को और उसमें हम पूरी तरीके से काम करते रहेंगे जैसा कि अभी आपने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभकामनाएं भी, क्योंकि आने वाले 8, 9 और 10 तारीख आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे और तमाम दिल्ली वासियों के लिए भी। हालांकि जश्न और गर्व कि भारत G20 होस्ट कर रहा है। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही।